नमस्कार। आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। पूजा खेड़कर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुअत्तल कर दिया गया है। स्वाभाविक है, ये खबर पूरे देश में बनी, इस पर चर्चा हुई और आज तथ्यतः में हम इसी पे विचार करेंगे और इस आलोक में नौकरशाही की भूमिका और इसके इतिहास को खंगालने की कोशिश करेंगे। पूजा खेड़कर ने जो कुछ किया वो सिर्फ एक व्यक्तिगत करतूत या व्यक्तिगत हरकत नहीं थी, बल्कि मैं उसको कहता हूँ एक सिंड्रोम है। वो सिंड्रोम सत्ता के अहंकार का सिंड्रोम है और आज हम उसी पे तथ्यता में विचार करेंगे। उसने क्या किया, एक बहुत ही महंगी निजी कार, लग्जरी कार में घूम रही थी जिसपे कि वीआईपी लाइट था और आपको पता है कि कई वर्ष पहले जो है वो बेकन लाइट पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी नहीं लगाता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की भी कार में नहीं होता है। उसके वीआईपी नंबर थे, वही नंबर प्लेट पे वीआईपी नंबर था, लेकिन ये सारी चीज़ें किसी ने रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर वो वायरल हो गया और इसलिए उसकी जांच शुरू हुई। जांच के बाद बहुत सारी बातें सामने आई कि उसने जो अपनी आर्थिक हैसियत बताई थी वो ओबीसी से आती थी, अन्य पिछड़े वर्ग से, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर होता है, यानी मलाईदार परत को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। उस बारे में गलत बयानी की, अपनी विकलांगता के बारे में गलत बयानी की। जितनी बार वो परीक्षा दे सकती थी सिविल सर्विस की, उससे ज़्यादा बार उसने दिया, यानी कई तरह के झूठ बोले उसने। तो ये सारी बातें जो हैं भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं और भ्रष्टाचार देश में बहुत बड़ी समस्या हम सब जानते हैं और उससे शासन और प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो प्रभाव से या पैसे से जिस तरह का भी प्रमाण पत्र लेना चाहे ले ले, लेकिन उससे एक बड़ा सवाल है वो था जिस तरह से उसने अपनी हैसियत का प्रदर्शन किया, वीआईपी नंबर के साथ बड़ी गाड़ी में वीआईपी लाइट लगा करके लोगों को ये बताना कि मैं वीआईपी हूँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उसने जो किया वो एक जो है सो एबरेशन, जो है सिर्फ एक अपवाद के तौर पे हम नहीं देख सकते हैं। शायद कुछ ज़्यादा उसने कर दिया, लेकिन सत्ता में बैठे लोग अपनी हैसियत का प्रदर्शन करते हैं और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसमें जो लोग आते हैं उनके अंदर ये भावना होती है कि वो दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, बेहतर हैं, बड़े हैं और उनको जो है शासन करने का हक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं है, बल्कि आईएएस का वो लोग शायद ये समझते हैं आई एम सुप्रीम, और आई एम सुप्रीम की भावना के तहत जब काम होता है तो इस तरह से लोग करते हैं, उनके अंदर सेवा की कोई भावना नहीं होती है। और इसीलिए आज हम इस पर नज़र डालेंगे कि आखिर जो सेवा के लिए बनाई गई है, जो सर्विस है, उसके अंदर सामंती चरित्र कैसे आ गया। और इसके लिए अगर हम नज़र डालें तो इसके इतिहास को देखना पड़े। इसकी पूर्ववर्ती सेवा जो थी वो इंडियन सिविल सर्विस थी, जिसका गठन होता है 1861 में। उसे कहा गया इंडियन सिविल सर्विस और उसके गठन का कारण ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी नियुक्तियां कर रही थी उन नियुक्तियों को वैध ठहराना था और वैध ठहराने के लिए जो 1793 का चार्टर एक्ट था उसके प्रावधानों को नज़रअंदाज करते हुए वैध ठहराना था। तो इस तरह से उस सेवा का गठन हुआ और उस समय उसका नाम रखा गया कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस। इसके लिए सीधे सीधे इंग्लैंड से अधिकारी आते थे, भारत के लोग अधिकारी नहीं होते थे, इंग्लैंड से आते थे और वो यहाँ प्रशासन के साथ साथ शासन करते थे, जुल्म सितम करते थे, साहबी दिखाते थे, ठाट बाट दिखाते थे। पूरा सामंती चरित्र वहीं से शुरू हो जाता है और एक रोक लग गई थी कि भारतीय उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक काम तो किया कि उन्होंने कॉमर्शियल और रेवेन्यू डिवीज़न, जो वाणिज्य और राजस्व है, उसको अलग करने की कोशिश की और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उन्होंने एक प्रावधान करवाया कि वेतनमान बहुत बेहतर कर दिया। तो जो वहाँ से नौकरशाह आते थे वो तो बिल्कुल के बल्ले बल्ले थे, काफ़ी पैसे वो कमाते थे, मतलब कहा जाता है अंग्रेजी में दे मेड फॉर्चून। लेकिन कॉर्नवालिस के अंदर जो भी कुछ उन्होंने कुछ अच्छा भी किया हो, लेकिन उनके अंदर नस्ल भेद की भावना इतनी गहरी थी कि उन्होंने एक नियम बना दिया कि 500 पाउंड से अधिक जिस नौकरी में वार्षिक आय होगी वो भारतीयों को नहीं दी जाएगी। यानी भारतीयों के लिए दरवाजे बंद थे अच्छी नौकरियों के लिए और उसमें
कई दशकों तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन की कोशिश नहीं की गई, लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें भारतीयों के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए कि वो भी भारतीय सिविल सर्विस में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ भी इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत अपमान उनको झेलना पड़ा। 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर को ये गौरव प्राप्त हुआ कि वो पहले भारतीय ICS अधिकारी बने। उसके बाद 1871 में 4 और लोग जो हैं उस सेवा में गए। उसमें एक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, फिर रमेश चंद्र दत्त, उसके बाद बिहारी लाल गुप्ता और श्रीपाद बाबाजी ठाकुर, ये सब 1871 में इस सेवा में शामिल हुए। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने अपने संस्मरण में लिखा है कि किस तरह से भारतीयों को अपमान झेलना पड़ता था, अपमान के घूंट पीने पड़ते थे और उनको तो बाजाब्ता मुअत्तल कर दिया गया था सेवा से। और उसका कारण उन्होंने लिखा है कि एक अंग्रेज़ अधिकारी था जिसका नाम था पॉसफोर्ड। एक विभागीय परीक्षा में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और पॉसफोर्ड दोनों बैठे। वो 2 साल उनसे सीनियर थे पॉसफोर्ड, लेकिन उस परीक्षा में पॉसफोर्ड फेल कर गया और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी पास हो गए। इन्होंने लिखा है कि मेरी ये सफलता जो है मेरी बर्बादी का कारण बन गई और मुझे मनगढ़ंत आरोप लगा के, अनाप शनाप जो है आरोप लगा करके सेवा से हटा दिया गया। उस समय राज का अर्थ जो होता था वो ये था कि प्रशासन और सरकार जो है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। और डेविड सी पॉटर ने तो बहुत साफ लिखा है कि जो आज के IAS अधिकारी हैं वो औपचारिक तौर पर तो जनसेवक हैं, भले वो हों या न हों, लेकिन औपचारिक तौर पर हैं। लेकिन उनके पूर्ववर्ती जो ICS होते थे वो खुद ही सरकार होते थे। और आइल्सली टी एम्ब्री जो कैनेडियन इतिहासकार हैं उन्होंने भी लिखा है कि जो असली सरकार जो थी वो गवर्नर जनरल नहीं थे, वो नहीं होते थे। सिविल सर्वेंट्स जो थे वही असली सरकार होते थे। और 1907 में बाल गंगाधर तिलक ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि क्या आप सोचते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, भारत सचिव, वो नौकरशाही की अनदेखी करके जो निर्णय चाहे ले ले? बिल्कुल नहीं। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। नौकरशाही इस हद तक मजबूत है। और बाल गंगाधर तिलक की बात बिल्कुल सही साबित हुई जब 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ और उस समय उसके लिए जांच की मांग हो रही थी, उसका इतना विरोध कर रहे थे नौकरशाह यहाँ के अधिकारी कि जो भारत सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू, उन्होंने कहा कि हम तो लाचार हैं क्योंकि आवर सर्विसेज आर टोटली अगेंस्ट इट। उनका वक्तव्य, सार्वजनिक वक्तव्य उन्होंने दिया था। तो इस तरह का चरित्र जो है सो हमारा जो रहा है भारतीय सिविल सेवा जो है उसका चरित्र रहा है। और जवाहरलाल नेहरू ने तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में साफ लिखा है कि ये ICS जो है एक बड़ी अजीब प्रजाति थी। वे सरकार चलाते थे, ये लिख रहे हैं नेहरू, वे सरकार चलाते थे, ब्रिटिश राज को मजबूत करने के लिए वो हर कुछ करते थे और इससे उन्हें व्यक्तिगत लाभ बहुत ज़्यादा मिलता था। और वैसे विभाग जिनका संबंध ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करने से था या कर वसूलने से था वो तो बड़े ही संगठित थे, लेकिन वैसे विभाग जिनका संबंध जन कल्याण से था वो पूरी तरह से उपेक्षित थे, मतलब उन पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक जो कहा जाता है कि शंटिंग पोस्टिंग, जिसको आजकल हम कहते हैं कि शंटिंग में डाल दिया है, उसी तरह कि वो विभाग हुआ करते थे। नेहरू आगे लिखते हैं कि स्वाभाविक है कि ऐसा करने से उनके अंदर बहुत अहंकार आ गया था और उनकी ये सोच बन गई थी कि वो इस धरती पर सबसे बुद्धिमान लोग हैं। जनता के लिए उनके मन में तिरस्कार की भावना थी, वो तिरस्कार करते थे जनता को, वो कोई सेवा करते ही नहीं थे, तिरस्कार करते थे। तो ये चरित्र था ICS का। तो ICS तो खैर कम से कम उसको इंडियन सिविल सर्विस कहते थे, लेकिन अगर आप पुलिस सेवा जो आज इंडियन पुलिस सर्विस है उसकी पूर्ववर्ती सेवा को आप देखें तो उसका नाम था IIP, इंडियन इंपीरियल पुलिस। यानी वहाँ पर तो सेवा शब्द जोड़ा भी नहीं गया था, सर्विस शब्द उसमें जोड़ा ही नहीं गया था। यानी पुलिस जो है वो साम्राज्य की ओर से शासन करने का सबसे बड़ा जो है यंत्र हुआ करती थी पुलिस। यानी जितना भी जुल्म करना चाहे ब्रिटिश हुकूमत वो करती थी, इंडियन इंपीरियल पुलिस उसको कहते थे, उसमें सर्विस शब्द भी नहीं था। पेंडेरल मून जो कि खुद एक ICS अधिकारी थे, उन्होंने लिखा है
कि जो आईसीएस अधिकारी थे वो इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में जाते थे और वहाँ छात्रों से कहते थे कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ भारत में जाओ और ऐश की ज़िंदगी जियो, राजे की तरह रहो, कलेक्टर बनोगे तो 10-20 एकड़ 30 एकड़ में तुम्हारे जो हैं सो बंगले होंगे, 10 अर्दली सामने खड़े रहोगे, उठोगे तो कुर्सी खींचने के लिए लोग होंगे, उठोगे तो एक आदमी तौलिया लेकर के खड़ा रहेगा। यानी पूरा सामंती चरित्र जो है सो अंग्रेज़ों ने यहाँ की सेवा में भर दिया। उन्होंने अपने देश में कलेक्टर और एसपी जैसे पद नहीं बनाए, आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन भारत में उन्होंने इस तरह का पद बनाया और पूरा सामंती चरित्र जो है सो यहाँ के अफसरों में ठूस ठूस करके भर दिया गया। ये मतलब ऐसी बात है जो समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका विरोध क्यों नहीं हुआ। और ये भी ध्यान देने की बात है कि जब आईसीएस की स्थापना हो रही थी तो भारतीयों ने ये नहीं विरोध किया कि इसकी स्थापना नहीं होनी चाहिए, मांग केवल ये की गई थी कि भारतीयों को भी इस सेवा में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। यानी हंसों की जमात में कौवे भी शामिल होने के लिए उद्विग्न हो गए। उनको भी सत्ता चाहिए था, उनको भी कोई ये नहीं था कि भारत का भला हो, भारतीय जनता का भला हो, बल्कि उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो अंग्रेज़ों की तरह ही भारतीयों पर शासन करते रहें। तो जैसा कि मैंने कहा कि यही आईसीएस का चरित्र था, उनको ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करना था। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस में सफल भी हो गए, उत्तीर्ण हो गए और उन्होंने योगदान शुरू भी कर दिया था, इन्हें ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बल्कि उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस ने उनको पत्र भी लिखा था कि तुम क्यों इस्तीफा देना चाहते हो, बाबा यानी उनके पिताजी चाहते हैं कि तुम उस सेवा में बने रहो। स्वाभाविक आईसीएस का जो ठाट पाट था, कोई भी बाप चाहेगा कि उसका बेटा कलेक्टर बने, कमिश्नर बने। उसके जवाब में सुभाष चंद्र बोस ने शरद चंद्र बोस को पत्र लिखा था, मेजोदा यानी मझले भैया, आई कैन नॉट टेक द ओथ ऑफ फील्टी टू द ब्रिटिश एम्पायर। मैं ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी की शपथ नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आईसीएस का मैंडेट था टू परपिटुएट द ब्रिटिश एम्पायर। और ये बड़ी अजीब बात है कि भारतीय उसमें खुशी खुशी शामिल ही नहीं होते थे, बल्कि जो आईसीएस हो जाते थे उनको तो लगता था कि उनको पूरा साम्राज्य ही मिल गया। ये हम लोग का चरित्र है, ये खुद हमको जो है सो अपने आप को धिक्कारना चाहिए कि इसी चरित्र को लेकर के हम पढ़े थे। दादा भाई नौरोजी ने जो अपनी पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने नौकरशाही को जिम्मेदार माना है भारत की गरीबी के लिए। अब उन्होंने अनब्रिटिश क्यों कहा, क्योंकि ये पूरी जो लूट खसोट थी, जो जुल्म सितम था, वो सब तो अंग्रेज कर रहे थे। फिर ये अनब्रिटिश क्यों, इसके शायद 2 कारण हो सकते हैं कि शायद तब तक अंग्रेज़ों पर थोड़ा भरोसा भारतीयों को था कि वो इतने बेईमान, उतने गलत वैसे नहीं हैं, जुल्म करने वाले नहीं हैं। और शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि जब आप बहुत मजबूत सत्ता पर प्रहार करते हैं तो कहने का तरीका है कि आप जैसे महान व्यक्ति से भी उम्मीद नहीं है कि आप इतनी गंदी हरकत करेंगे। तो शायद दादा भाई नौरोजी ने इसको ध्यान में रख के कहा कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ, अगर प्रशासन में भारतीय होंगे तो शायद स्थिति बदल जाएगी। लेकिन बाद में हमारे नेताओं ने महसूस किया केवल आईसीएस में भारतीयों के प्रवेश से जो है वो सेवा का चरित्र नहीं बदलता है, बल्कि चरित्र जो है वो वही रह जाता है, उसी तरह का शोषण चलता है। इसलिए और भी व्यापक बदलाव की उसमें ज़रूरत है, ऐसा उन लोगों ने महसूस किया। आईसीएस जो थे वो निर्वाचित सरकार के अधीन काम नहीं करना चाहते थे। ये बात भी तब प्रमाणित हो गई जब 1937 में कई राज्यों में कांग्रेस या अन्य दलों की सरकारें बनी। बिहार में एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। एक ब्रेट सर्कुलर निकला 1937 में, जब कांग्रेस सरकार बनी थी। उस समय W.B. ब्रेट मुख्य सचिव थे बिहार में, और उन्होंने एक परिपत्र जारी करके सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर कोई भी आदेश सीधा सीधा मंत्री के हस्ताक्षर से आता है तो उसको नहीं माना जाना चाहिए, और अगर कोई अधिकारी उसको मानता है तो उन्होंने लिखा है कि दे विल बी डूइंग इट एट देयर ओन रिस्क। जो भी ऐसा करेंगे वो उनके अपने जोखिम पर होगा, वो खुद खतरा मोल लेंगे। जब ये बात सरकार के संज्ञान में लाई गई तो उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे, उस समय उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री कृष्ण सिन्हा, और पूरे मंत्रिमंडल के सामने जब ये बात आई तो बड़ा भारी हंगामा हुआ। उसके लगभग 2 सप्ताह के बाद ब्रेट के ही दस्तखत से दूसरा परिपत्र यानी सर्कुलर निकला, जिसमें पहले परिपत्र को तो रोक दिया गया था, लेकिन उसमें कहीं ये चर्चा नहीं की गई थी कि जो पहले बात कही गई थी वो गलत थी। लेकिन उसमें एक जो है पेंच भी है, क्योंकि ब्रेट ने जो बात कही थी वो उस समय के जो रूल्स ऑफ एग्जेक्टिव बिजनेस थे उसके आधार पे बात कही गई थी,
और आपको सुनकर के आश्चर्य हुआ कि उस समय और आज की स्थिति में कोई फ़र्क नहीं है। आज भी कोई आदेश अगर निकलेगा तो किसी नौकरशाह के ही हस्ताक्षर से निकलेगा। ये जो है एक कटु सत्य है जिसको हम सबको जानना चाहिए। आज़ादी के बाद स्थिति बदलनी चाहिए थी और जवाहरलाल नेहरू ने तो अपनी आत्मकथा में लिखा था कि आईसीएस को ख़त्म करना जो है बहुत ज़रूरी है और तभी हमारा राष्ट्रीय चरित्र बदलेगा, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके सबसे बड़े चैंपियन सरदार पटेल निकले, जिस पर कभी बाद में बात हो गई, क्योंकि जब आज़ादी मिली उस समय बंटवारे के कारण सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे, मारकाट की ऐसी स्थिति बनी हुई थी, बलात्कार, हत्या, खून खराबा। तो सरदार पटेल को लगा कि एक स्टील फ्रेम है, केरल का अधिकारी कश्मीर में, कश्मीर का अधिकारी बंगाल में, बंगाल का अधिकारी उत्तर प्रदेश में, तो एक स्टील फ्रेम है जो बांध करके रखेगा। लेकिन वो उस समय इस शायद तात्कालिक स्थिति के कारण उन्होंने ऐसा सोचा और ऐसा केवल भारत में हुआ कि पूरा का पूरा जो नौकरशाही का औपनिवेशिक ढांचा था उसको हमने ले लिया। और सिर्फ लिया ही नहीं, जितनी ताकत आज़ादी के पहले नौकरशाहों को थी उससे ज़्यादा ताकत मिल गई, क्योंकि विकास को भी प्रशासन से जोड़ दिया गया, डेवलपमेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए बहुत बड़ी रकम उनको मिलने लगी विकास के नाम पर। और जो एग्जेक्टिव पावर जो थे उनके पास वो तो पहले से था ही, तो और भी कलेक्टर और एसपी बिल्कुल जो राजा थे शायद और महाराजा बन गए, ये स्थिति बन गई थी। ये एक बड़ा ही जो है इस लोकतंत्र का हैरत अंगेज पक्ष है कि किसी भी विश्व के विकसित लोकतंत्र में आपको नौकरशाही का ऐसा ढांचा नहीं मिलेगा जो भारत में है। और नौकरशाही पर जितना खर्च होता है, जो उनका रौब दाब है, सरकार सही मायने में वही चलाते हैं। और ये बड़ी अजीब बात है कि सिर्फ एक परीक्षा पास करके कोई व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पे चला जाए, उस बीच में न तो कोई परीक्षा होती है न कोई मूल्यांकन, और मूल्यांकन अगर होता भी है तो कहीं किसी की प्रोन्नति रुकी हो ऐसा तो कोई उदाहरण देखने को मिलता नहीं है। यानी एक परीक्षा पास करके आप शीर्ष पे चले जाते हैं, ये शायद भारत में ही होता है। ये बड़ी अजीब स्थिति है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत व्यापक सुधार की ज़रूरत है, और अगर भारत में प्रशासनिक सुधार होना है तो सारे कैडर को ख़त्म कर देना पड़ेगा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सहित, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने आत्मकथा में लिखा कि इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ईमानदार अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है कि हर अधिकारी बेईमान ही होता है, इसलिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी कुछ ऐसे अधिकारी ज़रूर हैं जिन्होंने सेवा की है, जो दुखी भी हैं इस बात से कि ये सेवा जो है वो जनोन्मुखी नहीं है, और वो मानते हैं कि इस तरह से देश का भला नहीं हो सकता है। बहुत सारी गड़बड़ियों के लिए नौकरशाही जिम्मेदार हैं, और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जो पूजा खेड़कर ने किया वो एक सिंड्रोम है। इस तरह से और भी अधिकारी करते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया और फिर जांच में बहुत सारी और गड़बड़ियां पाई गई, इसलिए उसकी नौकरी चली गई। लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये करते ही रहे हैं अधिकारी। तो आप कृपया इसको अच्छा लगे तो आगे भी अपने मित्रों के साथ साझा करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।